हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 से 8 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे बुक में, तो उसको लाइन बाय लाइन पूरा हाईलाइट करके पढ़ लिया है। और फिर उसके साथ ही जो 6 और 7 का जो बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको एमसीक्यू के माध्यम से भी हल कर लिया है। अब हम क्लास 8 का जो बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के माध्यम से हल कर रहे हैं। क्लास 8 के 2 वीडियो जो एमसीक्यू के वीडियो हैं उसको चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अगर आप ये सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का बुक है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको एकदम अच्छे से अच्छे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो यहाँ पे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसको पूरा तैयार कराया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो जो अमेरिका देश है वहाँ पे किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो पहले संविधान, जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरे संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तीसरे, चौथा है इनमें से एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अमेरिका देश है वहाँ पे किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो वहाँ पे पहले संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको देखिए बुक में क्या दिया था, तो इसको बुक का जो स्क्रीनशॉट है उसको भी यहाँ पे लगाया गया है, आप बुक को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो कि धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। तो जो अमेरिका देश है वहाँ पे पहले संविधान संशोधन के द्वारा धार्मिक संस्थाओं का जो पक्ष लेते हो या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं, तो ऐसे कानून बनाने से विधायिका को रोक दिया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को पहले संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है तो उससे क्या आशय है। पहला ऑप्शन है कि राज्य को धर्म से एकदम अलग रखा गया है। दूसरा ऑप्शन है राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य का कोई एक विशेष धर्म है। और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। पहला ऑप्शन क्या है कि राज्य को धर्म से एकदम अलग रखा गया है। तो क्या भारत में राज्य को धर्म से एकदम अलग रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य को कुछ विशेष परिस्थितियों में धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जो दूसरा ऑप्शन है कि राज्य को धार्मिक मामलों में कुछ हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, तो ये इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि राज्य का कोई एक विशेष धर्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, बल्कि राज्य की नज़रों में सभी धर्म जो है वो समान है। देखिए यहाँ पे बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है कि ये तो गलत स्क्रीनशॉट लग गया है। बुक में दिया है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें राज्य को कुछ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है या फिर जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, तो वे अगर अछूत जातियों के साथ छुआछूत करते हैं तो जो राज्य है वो उनमें हस्तक्षेप करता है तथा उनको ऐसा करने से रोकता है। तो ये इस तरह से जो भारतीय राज्य है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 2004 में एक कानून बनाया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण करके नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ की कानून बना करके वहाँ पर मतलब कि ऐसा कानून बना दिया गया है कि कोई भी विद्यार्थी जो धार्मिक प्रतीक होते हैं उनको धारण करके नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है कि अल्जीरिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है मोरक्को, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ की धार्मिक प्रतीकों को धारण करके आने पर मना कर दिया गया है। तो
ऐसा जो देश है वो है फ्रांस। जो फ्रांस देश है वहाँ पे 2004 में एक कानून बना करके इन जो धार्मिक प्रतीक हैं इनको धारण करके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 21 नंबर से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे 21 नंबर से इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि इसके 2 वीडियो में जो 20 नंबर तक का क्वेश्चन है ये पूरा डिस्कस कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो ये वीडियो शुरू है इसमें 21 नंबर से क्वेश्चन से शुरू है। तो इसके पहले 23 जो 20 क्वेश्चन है इसको इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया गया है। तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लगाया गया है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या फिर ऐसे बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे कि धार्मिक अथवा राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का विरोध किया। ये मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि देशों से लाए गए थे जो कि पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। तो ऐसा कहाँ कानून पारित किया गया है? तो ऐसा कानून फ्रांस में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है? तो आप लोग इसको बताइए कि जो भारतीय लोकतंत्र है इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व किसको कहा जाता है? तो इसको जो संसद है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये सही होगा कि संसद है। जो संसद भारत का जो संसद है इसी को भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व कहा जाता है। इसको आप लोग देखिए बुक में क्या दिया है। बुक में देखिए दिया है कि संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है? तो वो है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग कब की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये इन्होंने कब मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा है 1934 में, तीसरा ऑप्शन है 1909 में, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसने 1885 में ही पहली बार यह मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। इसको देखिए बुक में क्या दिया है। बुक में दिया है कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई यह शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी सभी वयस्क नागरिकों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार यह कब मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? तो 1885 में यह मांग की थी। और उसके साथ ही जब जो ये मांग की थी तो इस मांग को बजट पर जो चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने के अधिकार को ये जो प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार है ये कब मिला था? तो ये 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें कुछ हद तक यहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। और इसमें भी जो ये कानून बना था इसमें भी जो भारत के सभी वयस्क नागरिक थे तो इनको सभी वयस्क। अगला क्वेश्चन है कि संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है कि जनता, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव यहाँ पे देखते हैं। जो संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव है तो वो जनता ही करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। तो जो प्रतिनिधि होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? तो इनका चुनाव जनता करती है। जनता चुने
चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। तो जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इनके समूह को ही संसद कहा जाता है। और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर शासन करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो जो लोकतंत्र में जो जनता होती है वही शासन करती है और सरकार पर नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है कि देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? जो हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है तो वो किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है संसद को, तीसरा है मंत्रिपरिषद को, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो वो है संसद। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संसद। इसको देखिए, बुक में दिया है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। जो भारतीय संसद है यह हमारे देश की सबसे सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। और इसके कितने सदन हैं? तो इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 545 है। और फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आराम से आ जाना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है कि महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है ना कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है कि 245, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 545, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल है 245। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बच गए हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके।